हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 की कार्यपत्रक नंबर 9 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है विज्ञान और विज्ञान में हम पढ़ेंगे बच्चों नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक या अध्यापिका जो भी आपको पढ़ाती है, मैम या सर, उनका नाम लिखना है और आपको डेट लिखनी है 23 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और बच्चों आज की वर्कशीट बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ध्यान से समझनी है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। बच्चों कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। बच्चों सजीवों में सभी सजीव मतलब पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु सभी के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम या मुख्य अवयव होती है। बच्चों नाइट्रोजन किसकी होती है? प्रोटीन का अवयव होती है, क्लोरोफिल का अवयव होती है और न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन के यौगिकों का अवयव होती है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। बच्चों जो पौधे होते हैं और जंतु होते हैं ये वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो नाइट्रोजन चक्र होता है उसके द्वारा पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। अभी हम नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे, उसके द्वारा समझेंगे। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। बच्चों नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या क्रिया होती है अब हम आगे जानेंगे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। कौन सी क्रिया बच्चों? जिसमें कि वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होती है ना, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, वायुमंडल की नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया कहलाती है। फलीदार पौधे वर्ग, फलीदार जिन पे की फलियां आती हैं, है ना, ऐसे पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। बच्चों ये जीवाणु का नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फलीदार पौधा है ना, इसकी यहाँ पे जड़ों में यहाँ पे ये जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। तो आपको जीवाणु का नाम याद रखना है, राइजोबियम नामक जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु का नाम है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए, कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। बच्चों बिजली का कड़कना आप सभी जानते हैं, आसमान में बिजली तड़कती है, तो जब भी बिजली कड़कती है तो उससे भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाती है। अब हम जानेंगे नाइट्रोजन चक्र की सहायता से कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। तो देखो पहला पॉइंट है, पहले मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, उसके बाद आपको ये नाइट्रोजन चक्र समझाऊंगी। तो आपको ध्यान से समझना है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। बच्चों ये जो नाइट्रोजन चक्र है इसका देखो यहाँ से शुरुआत है, मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, ये लिखा हुआ है बच्चों, ये बहुत क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको समझाती जा रही हूँ तो आपको एक बार ध्यान से सुनना है। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, ठीक है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। तो देखो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, अब मिट्टी में कौन कौन से जीवाणु होते हैं? नीले हरे शैवाल, है ना, नीले हरे शैवाल जो कि मिट्टी में उपस्थित होते हैं, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। तो इससे क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। दूसरा है बच्चों, यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। जो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं वो कहाँ होते हैं? मिट्टी में, और मिट्टी में ही हरे नीले शैवाल होते हैं जो कि इसे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। तीसरा है पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधे के अन्य भाग तक चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो नाइट्रोजन है ये मिट्टी के द्वारा कहाँ जा रही है? पौधों में। ठीक है, पौधों, ये है पौधों द्वारा अवशोषण, ये लिखा हुआ है पौधों द्वारा अवशोषण। तो जो मिट्टी में होती हैं पौधों की जड़ें, सभी पौधों की जड़ें मिट्टी में होती हैं, तो वो क्या करते हैं? मिट्टी से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भाग में चली जाती है, वहां पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। यहाँ पर इसमें प्रोटीन और अन्य यौगिक बनते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था ना
कि नाइट्रोजन प्रोटीन का अवयव है ना। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके द्वारा क्या बना, प्रोटीन बना। जो भी जंतु इन पौधों को खाता है, अब देखिए जो पौधों से कहाँ गई, पौधों से जंतुओं और पौधों का खाना, ठीक है, जंतुओं द्वारा पौधों का खाना। अब पौधों को किसने खाया, जीव जंतुओं ने, मनुष्यों ने, है ना, सभी ने खाया। तो यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुंच जाती है। तो जो प्रोटीन है, जो नाइट्रोजन है, वो मनुष्यों तक या सभी जीव जंतुओं तक पहुंच गई। पौधों द्वारा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। अब बच्चों, जिन जिन लोगों ने खाया, मनुष्यों ने खाया या सभी जीव जंतुओं ने खाया, है ना, जिन्होंने भी खाया उन पौधों को, उनके बाद देखो मनुष्यों के उत्सर्जन के बाद, उत्सर्जन मतलब मलमूत्र का त्याग, ठीक है, तो उसके द्वारा मिट्टी में पहुंची, या जीवों की मृत्यु के द्वारा, इसमें बहुत छोटा लिखा हुआ है इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जो जीवों की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं वो सभी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन होती है वो घूम फिर के कहाँ पहुँच गई बच्चों, फिर से मिट्टी में पहुँच जाती है। तो ये हुआ हमारा नाइट्रोजन चक्र, ठीक है, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर ली जाती है। अब ये मिट्टी में पहुंच गई तो मिट्टी से फिर पौधों में पहुंच गई, पौधों से फिर जीव जंतुओं में पहुंचेगी, जीव जंतुओं की मृत्यु के बाद वो फिर मिट्टी में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये कहलाया नाइट्रोजन चक्र। अब देखो कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। अब देखो कुछ जीवाणु भी होते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में जीवाणुओं और शैवालों के द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। वो कैसे करते हैं कि देखो, वायुमंडल में भी नाइट्रोजन है, वायुमंडल में तो 78% नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। वो जो जीवाणु होते हैं, शैवाल या जीवाणु जो होते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। अब मैं आपको उस जीवाणु का नाम भी बता देती हूँ, वो कौन से जीवाणु होते हैं बच्चों, तो वो होते हैं साइनो जीवाणु, ठीक है, साइनो जीवाणु। ये जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। आपको नाम याद रखना है, साइनो जीवाणु। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके उत्तर समझेंगे। तो देखो पहला प्रश्न है, सेम और मटर फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो कौन सा जीवाणु पाया जाता है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था। सेम और मटर कैसा पौधा है, फलीदार पौधा है, ठीक है, सेम और मटर दोनों ही फलियां होती हैं। तो देखिए सेम और मटर की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जीवाणु का नाम क्या है, राइजोबियम, ठीक है, आपको याद रखना है, राइजोबियम नामक जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों के द्वारा होता है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कौन कौन सी विधियां हैं जिनके कारण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो देखिए पहली विधि है प्राकृतिक विधि, जो हमने देखा था, मिट्टी से पौधों में गई, पौधों से जीव जंतुओं में गई, जीव जंतुओं के उत्सर्जन या मृत्यु के बाद फिर वो मिट्टी में आ गई, है ना। तो ये हो गया एक तो प्राकृतिक विधि। और दूसरी हमने पढ़ी थी विद्युत विसर्जन विधि, जब कभी आकाश में बिजली कड़कती है तो उससे भी वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, नाइट्रोजन सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारा वातावरण लगभग 78% नाइट्रोजन से बना हुआ है। यह हमारे शरीर में एमिनो एसिड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो नाइट्रोजन है बच्चों, वो हमारे शरीर में क्या बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है, और जो बदले में प्रोटीन बनाते हैं। जो एमिनो एसिड होते हैं वो हमारे शरीर में प्रोटीन बनाते हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन केवल मनुष्यों के नहीं बल्कि पेड़ पौधे सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर बच्चों आप अपनी वर्कशीट से करेंगे। यहाँ पर आप इसे पूरा लिखेंगे। ये आपका हुआ नाइट्रोजन चक्र का वर्गीकरण, ठीक है। तो यहाँ से पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आप ये सभी पॉइंट्स लिखेंगे अपनी कॉपी में। और बच्चों इसके बाद आप नाइट्रोजन चक्र भी बनाएंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा इस सभी जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखिए हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कैसे स्थिर रहती है।
ठीक है बच्चों, तो आपके प्रश्न नंबर 4 का आंसर है ये, आंसर नंबर 4। ठीक है, आप उसमें ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे और नाइट्रोजन चक्र भी बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। केवल एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है बेटा, बार बार नहीं करना होता है। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।